हेलो एवरीवन। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका टीजीटी और पीजीटी का पेपर होगा और ज़रूर होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी दी है। ठीक है, तो इनको मैं आपको मैप पर बना के दिखा देता हूँ ताकि आप एकदम से क्लियर कर लें। सबसे पहले आएगी 3 नंबर काराकोरम श्रेणी, यहाँ पर है 3 नंबर। इसके बाद आती है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी यानी 2 नंबर। उसके पास में ही जास्कर श्रेणी है यानी कि आपकी 1 नंबर, और पीर पंजाल यहाँ पे सबसे नीचे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे उत्तर में आएगी वो है काराकोरम नंबर 3। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा होगा 3। उसके बाद लद्दाख 2, फिर आएगा जास्कर 1 और पीर पंजाल 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ऐसे प्रश्न आपको टीजीटी पीजीटी में ज्योग्राफी के देखने को मिल सकते हैं। अच्छे ये प्रश्न हैं, मैप बेस्ड प्रश्न हैं, इनको आप मैप पर ड्रा करके अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी खूब आया है टीजीटी पीजीटी में ज्योग्राफी में। मिस्र नील नदी का वरदान है, ये किसने कहा है? मिस्र नील नदी का वरदान है, किसने कहा है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको आंसर याद होगा। जिनको नहीं पता बात कर लिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कहा था मिस्र नील नदी का वरदान है, और हेरोडोटस ही इतिहास के पिता हैं। ये भी याद कर लीजिए, इतिहास हिस्ट्री के पिता हैं हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। किर्गिज खानाबदोश कहाँ पाए जाते हैं? किर्गिज एक जनजाति है, ये खानाबदोश हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं जीवन यापन के लिए, खोज के लिए। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए। जिन्हें पता है वो आंसर टिक कर सकते हैं। आंसर है मध्य एशिया। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना तक ये लोग फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है मध्य एशिया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न खूब आता है। 2 अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल कितना होता है? जो ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा आपने पढ़ोगे, जो ज्वार आता है कहीं पर किसी जगह पर, उन अनुक्रमिक जो लगातार आ रहे हैं उन ज्वारों के बीच में कितना अंतर होता है? तो वो होता है 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, एक दिन में 2 बार एक जगह पर ज्वार आता है, 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए अच्छा प्रश्न है 5वां। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा खूब आया है। राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थ्योरी की विचारधारा किसकी देन है? रिमलैंड थ्योरी। ठीक है, तो इसका आंसर है स्पाइकमैन। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। स्पाइकमैन ने दी थी रिमलैंड थ्योरी, और यहाँ पे दिया है मैकिंडर। मैकिंडर ने दी है हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है, मैकिंडर की हार्टलैंड, स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। आइसोडापेन का संबंध किससे है? ये भी बहुत अच्छा है। ये रेखाएं होती हैं, आइसोडापेन की जो संबंध है किससे है? ऑप्शन देखिए आप, और ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, समतुल्य परिवहन लागत की रेखाएं। ठीक है, ये समतुल्य परिवहन लागत की रेखाएं हैं। बेवर ने अपना एक सिद्धांत दिया है, उसमें आइसोडापेन का जिक्र उन्होंने किया था। समतुल्य परिवहन लागत की रेखा है ये। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा कथन है। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, संसाधन होते नहीं हैं बन जाते हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके ऑप्शन में देखिए क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। ये मानव धरती पे आया, उसे क्या पता था कि कोयला एक संसाधन है? वो तो खाना वाना इधर उधर ढूंढ के खाता था और पशुओं को मार के खाता था। धीरे धीरे विकास हुआ तब पता चला कि कोयला भी एक संसाधन है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिमरमैन। ठीक है, फिर देखते हैं। भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? एकदम से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। आदर्शवाद के समर्थक भूगोल में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गोयल्के आदर्शवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऐसे ही प्रश्न आता है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है। यहाँ पर एक तरफ क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकार हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, यानी स्थानांतरित खेती। लडांग, रे, मिल्पा, तमारी ये नाम है, स्थानीय नाम है, और कहाँ कहाँ पर ये इन नामों से बुलाया जाता है, स्थानीय
जो स्थानांतरित कृषि है उसको। तो लडांग स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है मलेशिया इंडोनेशिया में, तो ये तो बिल्कुल सही है। रे कहा जाता है वियतनाम में, ये भी बिल्कुल सही है। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, ये भी बिल्कुल सही है। ब्राज़ील वाला गलत है, यही हमारा आंसर है। ब्राज़ील में स्थानांतरित जो खेती होती है उसको रोका कहते हैं, ठीक है, रोका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत था, बाकी सब सही हैं। इनकी एक लिस्ट निकाल लीजिए, विश्व में जहाँ जहाँ भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उनको किस किस नाम से पुकारते हैं, ये एक पूरी लिस्ट आती है, उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? जो महासागरीय धाराएं होती हैं जो चलती हैं वो अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? लवणता से, विवर्तन से, पवन से, सुनामी से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पवन से। पवन से इनको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। फियोर्ड तटरेखा, फियोर्ड तटरेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है। तो जो फियोर्ड बनते हैं वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, हिमनदीय तट अधोगमन, जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी वजह से तट के किनारे, समुद्र के तट के किनारे फियोर्ड तट बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये देखिए आरएफ वाला एक प्रश्न मैंने इसमें रखा है, ये अच्छा है, थोड़ा टफ लोगों को लगता है लेकिन अच्छा होता है। आरएफ 1/2500 के मानचित्र को 2.5 गुना बड़ा किया जाता है तो विस्तारित मानचित्र की मापनी क्या होगी? जब मानचित्र को बड़ा किया जाएगा, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, मानचित्र को 2.5 गुना बड़ा किया गया तो मतलब आरएफ 2.5 गुना कम हो जाएगा, इसको याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरएफ जितना बड़ा करना होता है उस संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है, आरएफ को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 1/1000 इसका आंसर होगा, ठीक है, 1/1000 बड़ा किया जा रहा है, इसमें आरएफ बढ़ेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे क्षेत्र जगह दी गई हैं और वहाँ पर किसका उत्पादन होता है, कौन सा खनिज वहाँ पे मिलता है, वो है मिलान एक गलत है, वो देखिए आप। बाकू, बाकू के सामने दिया है लोहा, ठीक है, तो बाकू के सामने लोहा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू कहाँ पर है, कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको याद है, आप ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट हैं, तो बाकू कहाँ है ये मुझे कमेंट में बताइए। बाकू में लोहा नहीं तेल मिलता है। कुजबास बेसिन कोयला, ठीक है, यूराल्स जो यूराल पर्वत उसका क्षेत्र, खनिज लोहा बिल्कुल सही है। पूर्वी साइबेरिया हीरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर था, यही गलत है। ओके, अगला प्रश्न, किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ पर है? ऐसा भी खूब प्रश्न आता है, किरकुक पर प्रश्न आ चुका है। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ पर है? तो इसका आंसर है इराक। इराक में किरकुक है, तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, 15वां देखिए, राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक कौन है? राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक कौन है? आंसर है रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी के संस्थापक हैं। रेटजेल मानव भूगोल के पिता हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगला देखिए 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रिया नहीं है? विच इज़ नॉट प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, तो कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? आखेट, आखेट मतलब शिकार करना प्राथमिक क्रिया है। खनन, खनन मतलब जो भी खनिजों को खोद के निकालते हैं, खनन प्राथमिक क्रिया है। कुटीर उद्योग प्राथमिक क्रिया नहीं है, ठीक है, ये द्वितीय क्रिया में आता है। खाद्य संग्रह भी प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीग्राफिक पठार स्थित है, ठीक है, ये एक समुद्र के अंदर एक पठार है, टेलीग्राफिक पठार स्थित है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, कई जगहों पे आ चुका है। टेलीग्राफिक पठार स्थित है, यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ नेशनल पार्क्स हैं, एक तरफ उनके स्टेट हैं, किन स्टेट्स में वो हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बिल्कुल सही, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ये भी बिल्कुल सही है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर एक वो पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, उसका नाम है हंगुल, हंगुल प्रजाति का हिरण पाया जाता है, ये भी उसकी खासियत है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये बिल्कुल गलत है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यही गलत था, गलत पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई? आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई? डेट याद कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित की है 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2022। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सॉरी 15 नवंबर, ठीक है,
8 अरब के चक्कर में 8 निकल रहा था। 8 अरब 15 नवंबर 2022 को हुई है, ठीक है। 8 अरब जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को हुई है विश्व की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है। सागरीय संसाधन मतलब जो सागर से प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम सागर से निकल रहा है, पेट्रोलियम बॉम्बे हाई देखिए सागर में ही है। प्राकृतिक गैस भी निकल रही है। मोनाजाइट भी सागर की लहरों से इकट्ठा होती है, जो बालू उसमें मिलता है। अभ्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अभ्रक सागरीय संसाधन नहीं है। और भारत में कई जगहों पे अभ्रक मिलता है, झारखंड में मिलता है। अभ्रक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनाने में किया जाता है, ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। चूना पत्थर की गुफाओं से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत, तो किसका है ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डेविस, ठीक है। डेविस का ये सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ क्या है, छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनकी सर्वोच्च ऊंचाई चोटी जो है वो यहाँ पे मिलान करना है। नीलगिरी के सामने लिखा है अनाईमुड़ी, तो यहाँ पे पहले ही गलत है, पहले ही हमारा आंसर है, क्योंकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, ना कि अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, याद कर लीजिए। अन्नामलाई की अनाईमुड़ी, नीलगिरी की डोडा बेट्टा। बाकी सतपुड़ा की धूपगढ़ सही है, अरावली की गुरु शिखर सही है, हिमालय की सागरमाथा सही है। सागरमाथा मतलब एवरेस्ट, ये नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी बहुत बार आया है प्रश्न, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में, एलटी ग्रेड में, कई जगहों पे ये प्रश्न ज्योग्राफी में मिलेगा, अच्छे से याद कर लिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए यहाँ पे पुस्तक मैंने पूछी है, रेडिकल ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रेडिकल ज्योग्राफी, ठीक। ज्योग्राफी में जो भी बुक्स हैं उनके जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, सबकी पूरी एक लिस्ट बना लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझसे मांग लीजिए, मेरे पास है सब। रेडिकल ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं सी बिल्कुल सही है, आर पीट के द्वारा लिखी गई है रेडिकल ज्योग्राफी, ओके। आगे देखते हैं, 25वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनके सामने उनके ईयर्स दिए गए हैं, कौन सा गलत है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993, यही गलत है, यही हमारा आंसर हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है, ये 1992 में आया था, ठीक है। बाकी स्नो लेपर्ड वाला 2009 सब सही हैं, सी गलत था, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल का एक पन्ना याद कर लीजिए, मैंने वही किया था, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, ओके। धन्यवाद।